ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। कड़वाहट कैंसर की तरह है या कड़वाहट रखने वाले को खा जाती है, लेकिन क्रोध आग की तरह है जो अपने तरीके से पूरे परिवार को राख कर देती है। किसने कहा? माया एंजेलो ने। त्वरित वितरण का दबाव और चुनौतियां, एक गिग वर्कर्स की बात हो रही है। ऑनलाइन कंपनियों के साथ डिलीवरी से जुड़े कार्य करने वाले कर्मचारी गिग वर्कर कहलाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये आप देखेंगे आधुनिक जीवन शैली में हमारी जरूरतें हैं और इच्छाएं दोनों ही तेजी से बढ़ रही है, और चाहे वह व्यंजन हो, कपड़े हो, किराना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हो या अन्य कोई चीज, हम सभी कुछ तुरंत अपने हाथों में चाहते हैं। बेहिसाब बढ़ती हुई या लालसा पूरी करने के लिए ऑनलाइन खरीदारी और त्वरित डिलीवरी यानी जल्दी सामान पहुंचाने वाली सेवाओं का चलन तेजी से अपने अपने पांव पसार रहा है। और इस प्रक्रिया के मुख्य नायक हैं वे युवा जो हमारी पसंद और जरूरतों की चीजें अपनी स्कूटी या फिर मोटरसाइकिल से हमारे दरवाजे तक पहुंचाते हैं। मगर क्या हमने कभी सोचा है कि घर तक जल्दी सामान पहुंचाने कि इस आपाधापी में ये युवा प्रतिदिन कितना श्रम मेहनत करते हैं और कितना जोखिम उठाते हैं, उनके सामने कितनी चुनौतियां हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब पूरे देश में सामान पहुंचाने की सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। कम से कम समय में सामान उपलब्ध कराने की होड़ मची है। घरों तक सामान पहुंचाने वाले कई वाणिज्य मंच हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अब अभिन्न अंग बन गए हैं। ये अपने ग्राहकों को 10 से 30 मिनट में या इससे भी कम समय पर में घर तक सामान पहुंचाने का आश्वासन देते हैं। कई तो गारंटी भी देने लगे हैं, जो आज की व्यस्त जीवन शैली में आकर्षक प्रस्ताव है। हालांकि उपभोक्ताओं के लिए इन सुविधाओं के वादे के पीछे गिग वर्कर्स का संघर्षपूर्ण जीवन छिपा है, और जिन्हें रोज कई घंटे तक लगातार काम करना पड़ता है, उन्हें सड़कों पर जाम से लेकर जल्द सामान पहुंचाने के दबाव में कई बार जान जोखिम में डालना पड़ता है। इसके बदले उन्हें न्यूनतम वेतन मिलता है और इसी में उन्हें गुजारा करना होता है। कड़ी मेहनत के बावजूद ये लोग हमेशा कुछ को वित्तीय असुरक्षा के चक्कर में फंसा पाते हैं, और सामान पहुंचाने से जुड़े इन कर्मियों का जीवन बेहद कठिन है। उनकी नौकरी सिर्फ सामान पहुंचाने की ही नहीं होती है। दरअसल यह एक ऐसा चुनौतीपूर्ण, आप देखते हैं कि क्या कार्य है जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दबाव भी शामिल होता है। प्रतिदिन उन्हें लंबी अवधि तक काम करना पड़ता है और इस दौरान भी मौसम की बदलती परिस्थितियों का भी सामना करते हैं, चाहे ठिठुरा देने वाली सर्दी हो, कड़ी धूप हो या फिर बारिश हो। इसके अलावा उन्हें अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना तेज गति से वाहन चलाना पड़ता है। इस दौरान दुर्घटना का अंदेशा लगातार बना रहता है और इस जोखिम के एवज में उनके पास कोई बीमा नहीं है और उनके लिए हर दिन एक युद्ध है। वे जान हथेली पर रख कर चलते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और देर रात तक काम करते हैं। इसके बावजूद वे अपने बुनियादी खर्च पूरे नहीं कर पाते हैं और इनकी यह हालत समाज के एक बड़े तबके के बीच सामाजिक आर्थिक विषमता की गहरी खाई पैदा कर रही है। पहले लोग घर के नजदीक किराने की दुकान, जनरल स्टोर आदि तक झोला हाथ में लटकाए पैदल ही जरूरत का सामान स्वयं लेकर आते थे, मगर अब इनकी जगह स्कूटी सवार उन युवाओं ने ले ली। वितरण कार्य से जुड़े ये कर्मी वाहनों का असहनीय दबाव झेल रही सड़कों पर सामान लेकर जाते हुए पर्याप्त दिखते हैं और ऐसे में उनके लिए हमेशा खतरा बना रहता है। कम समय में सामान पहुंचाने का इन पर इतना अधिक दबाव है कि गति सीमा से बाहर जाकर उन्हें सामान पहुंचाना ही होता है और नतीजा इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन होता है। महानगरों और शहरों की सड़कों पर बढ़ते वाहन घनत्व के कारण पहले से ही यातायात अस्त व्यस्त है। वहीं युवा कर्मियों पर कम समय में आप देखें कि घरों तक सामान पहुंचाने की चुनौती बहुत बड़ी है। उन पर एक तरह से निरंतर दबाव बना रहता है। पूर्व निर्धारित जगह और समय पर सामान पहुंचाने वाले एक कर्मी ऐसे में लाल बत्ती पर रुकने की बजाय आगे बढ़ जाते हैं, कभी गलत दिशा में चलते हैं तो कभी मजबूरन तेज गति से गाड़ी चलाते हैं। यह स्थिति न केवल उनके लिए बल्कि सड़कों पर चल रहे अन्य चालकों के लिए भी आप देखते हैं कि खतरा बन जाती है। समय के दबाव और अधिक कमाई के फेर में यातायात नियमों की अनदेखी करने के कारण वे कई बार गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार बनते हैं और इससे न केवल उनके जीवन को बल्कि मानसिक स्वास्थ्य दोनों को खतरा बना रहता है। जल्दी सामान पहुंचाने के दबाव के कारण इन युवा कर्मियों के साथ होने वाली दुर्घटनाएं केवल व्यक्तिगत नुकसान है, बल्कि आप देखिए इसके पीछे एक सामाजिक और आर्थिक संकट भी छिपा है।
जो आज तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन भविष्य में निश्चित ही एक भयावह समस्या के रूप में सामने आएगा, जिसका सामना करने के लिए हम तैयार नहीं होंगे। दूसरी ओर सामाजिक विसंगतियां उपजने से इनकार नहीं किया जा सकता है। सेवा क्षेत्र में हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जिनका कोई निश्चित वेतन नहीं है, कोई भविष्य निधि नहीं है और ना ही किसी तरह का पेंशन की सुविधा है। ऐसे में इन युवाओं का क्या भविष्य होगा? स्पष्ट है कि वे ना तो आर्थिक रूप से कभी वे मजबूत हो पाएंगे, ना ही ढलती उम्र में उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा होगी। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि सरकार को इनका भी ध्यान रखना चाहिए। दुर्घटनाओं का सबसे भयानक परिणाम मृत्यु या स्थायी अपंगता है। जबकि सामान पहुंचाने के कार्य से जुड़ा कर्मी अपनी जान गंवाता है, तो यह न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी एक गंभीर आघात होता है। पीछे छूटे परिवार को न केवल भावनात्मक नुकसान होता है, बल्कि उसे इस आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा स्थायी अपंगता को मामले में पीड़ित कर्मी को जीवन भर सहायता की आवश्यकता होती है और जिससे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो सकती है। अपने सहाय स्थिति के कारण बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना उसके लिए एक विकट समस्या बन जाता है। दुखद यह है कि वह दूसरों पर मदद के लिए निर्भर हो जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 1 करोड़ से अधिक कर्मी इस कार्य में लगे हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में कार्यरत इन कर्मियों की उपेक्षा वस्तुतः बड़े स्तर पर मानव संसाधन को हाशिए पर रखने के समान है। सामाजिक स्तर पर भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है और इनके परिवारों को समाज में उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। जब किसी कर्मी के साथ कोई हादसा होता है तो ऐसे में उन्हें अपने जीवन को फिर से संवारने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दबाव ना सह पाने पर उनके कदम अनैतिक कार्यों और अपराध की ओर बढ़ सकते हैं और जिसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और ऐसे सभी कर्मियों की सुरक्षा कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। बेहतर होगा कि घरों तक जल्दी सामान पहुंचाने के जुनून को थोड़ा कम किया जाए, जिससे युवा कर्मियों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। यह न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवारों और समाज के लिए भी आवश्यक है। दरअसल हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां हर व्यक्ति को सुरक्षा, सम्मान, सही तरीके से काम करने का अवसर मिले। अब आप देखिए गिग वर्कर्स क्या होते हैं, उनकी समस्याएं क्या क्या हैं, उनका समाधान किस तरह से हो सकता है, ये सब आपको बताया गया है। यही सब आपको पढ़ना है और यही आंसर आइटम में आप लोगों को लिखना भी होगा। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। आप लोगों की राय मायने रखती है क्योंकि प्रीलिम्स आपको देना है, मुख्य परीक्षा आप लिखेंगे, इंटरव्यू आप देंगे। अनुभव की सीढ़ियां। वन यात्रा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जिसमें मनुष्य को अपने अस्तित्व के हर पहलू को समझने और परिभाषित करने का अवसर मिलता है। यह यात्रा केवल शारीरिक या फिर भौतिक नहीं होती है, बल्कि यह मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक भी होती है। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक अनगिनत अनुभवों और बदलाव से गुजरता है और इन अनुभवों का सार ही उसे परिपक्व बनाता है और उसकी यात्रा को सार्थक करता है। और आप देखिए जीवन की इस यात्रा में शिशु अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हर पड़ाव का अपना महत्व है। और शिशु के लिए यात्रा उसके पहले कदम से शुरू होती है और जहां वह चलना, बोलना और अपने आसपास की दुनिया को पहचानना सीखता है। और बचपन में खेल, कूद और शिक्षा उसकी यात्रा के प्रमुख पड़ाव होते हैं। किशोरावस्था में उसके सामने सपनों की उड़ान और आत्मनिर्भरता की चाह होती है। फिर युवावस्था आती है जो किसी भी मनुष्य की यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण चरण होता है। इस समय वह अपने जीवन के उद्देश्य तय करता है, अपने भविष्य की नींव रखता है और कठिन परिश्रम से सफलता पाने के लिए प्रयासरत रहता है। जीवन यात्रा में संघर्ष और अनुभव का अद्भुत महत्व है। संघर्ष न केवल हमारी क्षमता को परखता है, बल्कि यह हमें अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ बनाता है। हर असफलता, हर बाधा हमें एक नई सीख देती है। कहते हैं कि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। यह अनुभव हमें सिखाता है कि किस तरह अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ा जाए। महान विचारक आइंस्टीन ने कहा कि जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, एक जैसे कि कुछ भी चमत्कार नहीं है, दूसरा ऐसे जैसे कि सब कुछ एक चमत्कार है। और यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन की यात्रा को कैसे देखें और कैसे उसमें से आनंद और प्रेरणा प्राप्त करें। जब हम इस यात्रा को संघर्ष और आनंद के संतुलन के साथ जीते हैं, तभी हम इसका सही अर्थ समझ पाते हैं। हर मुश्किल में अक्सर अवसर छिपा होता है और हर अवसर में नया अनुभव। हमें जीवन के इन अवसरों को समझकर उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। और मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि सीखते रहा करिएगा, सीखने की आप में ललक होना चाहिए। कई बार हम अपने गंतव्य पर अधिक ध्यान देते हैं और उस यात्रा के आनंद को भूल जाते हैं जो हमें वहां तक ले जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का असली सुख उस यात्रा में है जो हमें गंतव्य तक ले जाती है। और यह यात्रा हमें न केवल बाहरी दुनिया को देखने का मौका देती है, बल्कि अपनी आत्मा के भीतर झांकने का भी अवसर देती है। यह भी सच है कि
जीवन की यात्रा यात्रा आप देखेंगे कभी कभी सीधी और सरल नहीं होती है। यह एक घुमावदार पथ की तरह होती है जिसमें कई मोड़, चढ़ाई, उतार आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपनी मंजिल से दूर हो गए, लेकिन अगर हम निरंतर चलते रहते हैं तो वह मंजिल हमें जरूर मिलती है। भौतिक यात्रा के साथ साथ जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का भी विशेष महत्व है। यह यात्रा हमें हमारे भीतर छिपी ऊर्जा और शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को खोज सकते हैं। कई बार मनुष्य बाहरी सुख और उपलब्धियों को अपने जीवन की यात्रा का उद्देश्य मान लेता है, मगर अगर असल में सच्चा सुख शांति आत्मा की गहराई में छिपी होती है। इसलिए जीवन की यात्रा का असली उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और अपने भीतर शांति का अनुभव करना है। अपने जीवन की यात्रा में हमारा सामाजिक और नैतिक योगदान भी अहम भूमिका निभाता है। एक अच्छा मनुष्य वह है जो न केवल अपने लिए बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सकारात्मक पदचिन्ह छोड़ जाए। हमारे जीवन की यात्रा का अर्थ केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि यह दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में भी निहित है। हमें अपने कार्यों और विचारों से ऐसा प्रभाव छोड़ना चाहिए जो दूसरों को प्रेरित करे। अपने जीवन के दायरे में केंद्रित दृष्टि मानवीयता के पक्ष को कमजोर करती है, फिर हम दूसरों से उम्मीद करने की स्थिति में खुद को नहीं पाते हैं। जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव मृत्यु है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यात्रा यही समाप्त हो जाती है। मृत्यु निश्चित रूप से इस भौतिक जीवन का अंत है, लेकिन हम इस दुनिया में जो पहचान अर्जित करते हैं उसकी यात्रा कायम रहती है। हमें अपने जीवन के हर क्षण को इस प्रकार जीना चाहिए जब हम अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं तो हमें यह लगे कि अपनी यात्रा को सार्थक बनाया। जीवन की इस यात्रा में अनिश्चितताएं और संघर्ष अनिवार्य है, लेकिन यह हमें सिखाती है कि हम अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए हम हर परिस्थिति में डटे रहना चाहिए। जीवन यात्रा एक सुंदर और मूल्यवान अवसर है जो हमें अपने अस्तित्व को समझने और उसे बेहतर बनाने का मौका देता है। यह यात्रा हमें अपने भीतर की गहराइयों को खोजने और बाहरी दुनिया को समझने और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा देती है। हमें अपनी यात्रा को इस प्रकार जीना चाहिए कि जब हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें गर्व हो कि हमने अपने जीवन को अपने सपनों मूल्यों के अनुसार जिया है। तभी हम यह कह सकेंगे कि हमारी जीवन यात्रा सच में सार्थक और सफल रही है। अच्छा आर्टिकल लिखा गया है। इस साझेदारी के मोर्चे पिछले कुछ वर्षों के दौरान वैश्विक स्तर पर सहयोग के समीकरणों में तेजी से बदलाव हो रहा है और उसमें ज्यादातर देशों के लिए यह बात मायने रखती है कि आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भारत का रुख क्या रहता है। यह बेवजह नहीं है। अलग अलग देश अपने तरीके से भारत के साथ सहयोग के नए रास्ते खोजने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस बार राष्ट्रपति बनने के बाद कई मसलों पर अमेरिका का रुख छिपा नहीं है। ट्रंप के कई बयानों से वैश्विक स्तर पर उपजी अनिश्चितता के बीच यह स्वाभाविक ही है कि दूसरे देश भावी अवरोधों के मद्देनजर नए और वैकल्पिक रास्तों की ओर कदम बढ़ाए। इस लिहाज से देखें तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वान डेर लेयन की ताजा भारत यात्रा की अपनी अहमियत है। गौरतलब है कि बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग को बढ़ाना है और उनके साथ 27 सदस्य देशों के वरिष्ठ राजनीतिक नेता भी भारत दौरे पर आए। भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने के साथ साथ भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे जैसे अत्यधिक महत्वपूर्ण संपर्क परियोजना पर व्यापक चर्चा की है। यूरोपीय संघ भारत के बीच व्यापार लगभग 160 बिलियन डॉलर है। कितना? 160 बिलियन डॉलर है। फिलहाल यूरोप में करीब 50 लाख भारतीय रहते हैं। भारतीय पेशेवरों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जाहिर है कि अगर यूरोपीय संघ और भारत की भी साझेदारी का नया अध्याय शुरू होता है तो उसमें इन तथ्यों की अहम भूमिका होगी। यही वजह है कि यूरोपीय संघ की अध्यक्ष की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने पर संवाद को आगे बढ़ाया है। इस क्रम में मुक्त व्यापार समझौते के जरिए दोनों क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देने, बाजार तक पहुंच में सुधार लाने और परस्पर आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही बाहरी अंतरिक्ष रक्षा, जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से भी आप देखते हैं कि सहयोग की संभावना बेहतर होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मौजूदा समय में 6000 से अधिक यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं। वे लाखों नौकरियों का सृजन कर रही हैं और इस तरह भारत के आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं। ऐसे में अगर यूरोपीय संघ और भारत के बीच आर्थिक सहयोग का माहौल बेहतर हो तो दोनों पक्षों के बीच निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं और कारोबारी माहौल में और सुधार हो सकता है। हालांकि इस संदर्भ में यह भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि यूरोपीय संघ अगर
भारत के साथ अपने व्यापार संबंधों को बढ़ाने की कोशिश में है, तो इसके पीछे चीन के जोखिम से पार पाना भी एक मुख्य कारण है। यूरोपीय संघ से कार, शराब, अन्य उत्पादों पर ऊंचे आयात शुल्क, यूरोपीय बाजार में उसकी दवाओं और रसायनों तक भारत की ज्यादा पहुंच, भारत की ओर से कार्बन टैक्स के प्रस्ताव का विरोध 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 डेटा सुरक्षा आदि कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर सहमति की बुनियाद पर ही दोनों पक्षों के बीच संबंधों का यह सफर आगे बढ़ सकेगा। यह जरूरी होगा कि अगर इस वर्ष के अंत तक एक मुक्त व्यापार समझौता सामने आता है तो वह आपसी हितों को सुनिश्चित करने वाला होता है। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। और देखिए भारत आप देखिए जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश बन चुका है। तो आप देखिए जनसंख्या है, बाजार है, तो हर देश की निगाहें भी भारत पर बनी हुई है, एक बड़ा बाजार है। और देखिए यहाँ आप लोगों को यूरोप देखने को मिल जाएगा, ये हमारा पड़ोसी चाइना है। जोखिम के पहाड़, ये उत्तराखंड की बात हो रही है, हिमस्खलन की घटनाएं होती रहती है ना, बर्फ के खिसकने की। ये आप देखिए उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है, राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। ये उत्तर प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था सन 2000 में। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड में हिमस्खलन से एक बार फिर तबाही मचाई। इस पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ की चट्टानें खिसकना कोई नई बात नहीं है, और लेकिन कुछ समय के अंतराल में बार बार होने वाली ऐसी घटनाएं डराती हैं। लगभग हर वर्ष होने वाले हिमस्खलन में कई लोगों की मौत हो जाती है। पर्वतारोहियों से लेकर आम नागरिक और निर्माण कार्यों में लगे मजदूर आए दिन हिमस्खलन की चपेट में आते रहे हैं और उन्हें बचाने का प्रयास होता है, लेकिन लापता हुए लोगों का कई बार पता नहीं चल पाता। हालांकि हिमालयी क्षेत्र में बर्फ की भारी चट्टानें खिसकने की घटनाएं होती रही हैं, मगर पिछले एक दशक में इसकी आवृत्ति जिस तरह बड़ी है उस पर अब सोचने की जरूरत है। गौरतलब है कि बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर माना गांव में हिमस्खलन से मची तबाही से लोग एक बार फिर सहम उठे। खबरों के मुताबिक शुक्रवार को ही घटना में 57 लोग बर्फ के नीचे दब गए थे। इनमें से ज्यादातर लोगों को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया, हालांकि कई लोगों के लापता होने की खबरें हैं। यो हिमस्खलन की चेतावनी एक दिन पहले ही जारी कर देने की बात कही गई, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सूचना उन निर्माण मजदूरों तक नहीं पहुंच पाई, या फिर किसी स्तर पर इस मामले में लापरवाही बरती गई, अन्यथा हादसे में लोगों को जोखिम से बचाया जा सकता था। दरअसल पिछले कुछ समय में हिमस्खलन की घटनाओं में बढ़ोतरी की एक वजह प्राकृतिक है, तो दूसरी वजह आप देखिए असंतुलित विकास और पर्यावरण की उपेक्षा है। उपभोक्तावादी संस्कृति को प्रोत्साहित कर और उसे अपना कर जिस तरह वैश्विक तापमान को बढ़ाया गया है, उससे न केवल जंगल और जमीन पर प्रभाव पड़ा है, बल्कि समुद्र तथा पहाड़ भी इससे अछूते नहीं रहे। प्रकृति की प्रक्रिया हमें जलवायु परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ और कहीं जंगलों में आग से लेकर हिमस्खलन की बढ़ती घटनाएं इसी का संकेत दे रही हैं। हिमस्खलन जैसी घटनाओं के प्रति सावधानी, जन जागरूकता से कुछ हद तक जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकता है, मगर पहाड़ी इलाकों में जिस तरह मनुष्यों का बेथासा हस्तक्षेप बढ़ा है, उसमें सड़क से लेकर अन्य अनियोजित निर्माण कार्यों के गंभीर नतीजे अब सामने आ रहे हैं। और देखिए जलवायु परिवर्तन हो, पर्यावरण हो, इसको नुकसान पहुंचाने के हमें नतीजे तो भुगतने पड़ रहे हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं होना चाहिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।